हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस हार्डकोर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी कि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली चीन के बारे में पढ़ते हैं। चीन आखिर इतना महाशक्ति कैसे हो गया, यानी कि वो इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। उसके बाद यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक है आपका एक है यूएनओ, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 1945 के बाद, है ना, 1945 के बाद। लेकिन यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था? 1992 के बाद, है ना। तो हम लोग यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद चीन इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग आसियान के बारे में पढ़ते हैं। आसियान जो एक संगठन है ना, ASEAN, ये कई देशों का संगठन है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग भारत और चीन के बीच क्या संबंध है और भारत और चीन के बीच क्या विवाद है, और जापान, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो मैंने आपको बताया। अब देखिए, चैप्टर का नाम है आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसको पहले समझते हैं कि ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कोई देश अकेले अगर मतलब कि वो अगर उभरता, कोई देश अकेले उभरता, तो यहाँ फिर बोलते क्या कि ये देश उभर रहा है ना। लेकिन अगर कई देश मिलकर के उभरता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जैसे यूरोपीय संघ में कई देश है, उसके बाद आसियान में भी कई देश शामिल हैं। तो ये जो है, इसी बीच कुछ देश जो है वो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हुआ, रूप में हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि यूरोपीय संघ और आसियान जो आया, इसी को हम लोग सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बोलेंगे। आगे आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद, जैसे कि आप सबको पता है, 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया। उसके बाद अमेरिका का दादागिरी, अमेरिका का वर्चस्व जो है कायम हो गया, जैसे हमने पिछले अध्याय तीसरे चैप्टर में पढ़ा। इसी बीच कुछ देशों का उदय जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हुआ। इसी को हम लोग यूरोपीय संघ और आसियान बोलते हैं। अब हम लोग बेसिकली इसमें आसियान और यूरोपीय संघ के बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं, क्योंकि यही इस चैप्टर में ज्यादातर इसी के बारे में कवर किया गया है। तो मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार चैप्टर है। पूरे थ्योरी को, पूरे एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को, जो भी पॉइंट को मैं आपको बोलूंगा नोट करने के लिए, प्लीज इसको नोट कीजिएगा और बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो कि है यूरोपीय संघ, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इस चैप्टर में हम लोग यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में ही मुख्य तौर पर पढ़ते हैं। तो देखिए, यूरोपीय संघ, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की बात। दूसरे विश्व युद्ध कब हुआ था? आप सबको पता ही होगा, 1945 में खत्म हुआ था, है ना। 1939 से शुरू हुआ था, 1945 में जो है दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1992 में, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति भी हुआ। उसके बाद शीत युद्ध का दौर भी खत्म हुआ 1991 में। उसके बाद 1992 में जो है यूरोपीय संघ का गठन हुआ, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोपीय देशों की मान्यता और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, जिस कारण यूरोपीय संघ के रूप में उभरा। चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पर क्या कहने का मतलब क्या है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी तो उसके बाद जो है यूरोपीय संघ का गठन हुआ। क्यों हुआ? तो क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जो है यूरोपीय देशों की मान्यता और आर्थिक व्यवस्था जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो आप सबको पता ही होगा, यूरोप के देशों का हालात इतना बुरा हो गया था कि अमेरिका को मार्शल योजना लागू करना पड़ा सभी देशों का मदद करने के लिए, है ना। तो जब ये पूरा मतलब कि पूरा देश बर्बाद हो गया, जितना भी देश था यूरोप में, तो फिर वो क्या किया, पूरा यूरोप मिलकर क्या किया, यूरोपीय संघ के रूप में उभरा, यानी कि यूरोपीय संघ को बनाया, है ना। अब देखते हैं आगे यूरोपीय संघ के पूर्व घटित घटनाएं, यानी कि यूरोपीय संघ का गठन होने से पहले क्या क्या घटनाएं हुई उनको देखते हैं। देखिए, 1945 के बाद यूरोपीय देश के आपसी मेल मिलाप शीत युद्ध के काफी बड़ी भूमिका निभाई। यानी कि 1945 के बाद जो भी यूरोपीय देश के आपसी मेल मिलाप थी, तो वो जो है शीत युद्ध में काफी बड़ी भूमिका निभाई। आप सबको पता भी होगा कि शीत युद्ध जो है मुख्यतः दो देशों के बीच लड़ा गया था, या फिर बोल सकते हैं दो संघ के बीच। एक था सोवियत संघ और एक था पूंजीवादी अमेरिका, है ना। तो अमेरिका की तरफ से पूरा यूरोप देश आ गया था, पश्चिमी देश आ गया था, और इधर रूस की तरफ से टोटल 15 देश था, जो कि टूट करके बना बाद में, है ना। तो इधर 15 देश था, उधर पूरा यूरोप मिलकर के आ गया था। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जब 1945 के बाद जब यूरोपीय देश की आपसी मेल मिलाप में, यानी कि जब शीत युद्ध शुरू हुआ, तो उसके बाद यूरोपीय देश के बीच जो भी मेल मिलाप था, ये जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाया है किसमें, शीत युद्ध में, है ना। अब देखते हैं मार्शल योजना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग पढ़ रहे हैं कि यूरोपीय संघ के पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी उनको देखते हैं। तो पहला घटना तो आपको समझ में आ गया कि 1945 के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ, और जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो जितना भी यूरोप के कंट्री था, जितना भी यूरोप में देश था, वो सभी आपस में मिलकर के बहुत बड़ा भूमिका निभाया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं मार्शल योजना, है ना, क्योंकि ये भी तो 1948 में ही हुआ था ना। तो देखिए, 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में ध्वस्त यूरोपीय देशों के आर्थिक ढांचा को दोबारा स्थान पर खड़ा करने के लिए, अर्थात यूरोप की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से काफी मदद की, जिसे मार्शल योजना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका क्या हुआ था, सोवियत संघ के
गठन होने से पहले घटना हुआ था। तो पहला हो गया शीत युद्ध, दूसरा हो गया मार्शल योजना। अच्छा, मार्शल योजना का गठन कब हुआ था आपको अगर पूछा जाए, है ना, तो ध्यान रखिएगा मार्शल योजना का जो गठन है वो आपका 1948 में हुआ था, है ना। चलिए अब तीसरा पॉइंट है नेटो। नेटो का भी गठन हुआ था। अच्छा, नेटो का गठन कब हुआ था? 1949 में। ध्यान रखिएगा, देखिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1948 में मार्शल योजना लागू हुआ, 1949 में नाटो का गठन हुआ। इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये समझिए, है ना। तो देखिए, तो पहला घटना आपको समझ में आ गया शीत युद्ध, दूसरा हो गया मार्शल योजना, तीसरा जो घटना हुआ था सोवियत संघ, ये मतलब कि यूरोपीय संघ के गठन से पहले तीसरा घटना क्या था? नेटो का गठन। देखिए, अमेरिका की अगुवाई में यूरोपीय देशों का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म देना था। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सामूहिक सुरक्षा को, यानी कि सोवियत संघ से जो खतरा था ना, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया था जिसको बोला जाता है नेटो। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि कोई भी अगर बाहरी देश हम पर हमला करेगा तो हम लोग सबको मिल करके उस पर हमला करेंगे, है ना। तो देखिए, अमेरिका ने सुरक्षा की दृष्टि से भी इन देशों को आपस में जोड़ दिया। तो पहला घटना आपको समझ में आ गया, दूसरा भी समझ में आ गया, तीसरा भी समझ में आ गया, नेटो का गठन। अब आगे देखते हैं 1948 में मार्शल योजना के तहत, जैसे कि मैंने आपको बताया मार्शल योजना कब लागू किया था? 1948 में, है ना। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मार्शल योजना लागू कब हुआ? 1948 में। तो 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई तथा इस संगठन के जरिए पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को जगह पर लाने के लिए काफी प्रयास किया गया, है ना। क्योंकि यूरोपीय देशों की हालात जो है बद से बदतर हो गई थी और वो लोगों का जो आर्थिक स्थिति है बहुत खराब हो गई थी। तो अमेरिका जो है मार्शल योजना का शुरू किया और मार्शल योजना के तहत सभी देशों का जो भी आर्थिक स्थिति है उसको सही करने का कोशिश किया। फिर उसके बाद 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन से भी पूरे यूरोपीय देशों में आर्थिक विकास होने लगा। और 1957 में जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो है गठन हुआ, जिससे क्या हुआ कि यूरोप में जितना भी देश था उन लोगों का जो है आर्थिक विकास होने लगा। तो ये हो गया आपका यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ था, उससे पहले ये 4-5 घटनाएं हुई थी। तो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, यूरोपीय संघ की विशेषताएं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूरोपीय संघ की क्या क्या विशेषता है। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, स्थापना दिवस और मुद्रा है। यानी कि जो यूरोपीय संघ है ना, उसका अपना खुद का झंडा है ना, वो खुद उसका स्थापना दिवस है, क्योंकि वो 1992 में उसका स्थापना हुआ था, तो उसका खुद का स्थापना दिवस है। और उसका खुद का मुद्रा है, यानी उसका खुद, जैसे भारत का रुपये है, अमेरिका का डॉलर है, तो उसी तरीके से यूरोपीय संघ का जो है खुद का मुद्रा है ना। देखिए, यूरोपीय संघ का वर्ष 2016 ईस्वी में जीडीपी 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक रहा, जो कि अमेरिका के जीडीपी से लगभग बराबर ही है। तो अगर हम लोग 2016 की बात करें तो ये जो यूरोपीय संघ था उसका जीडीपी लगभग कितना था? 17,000 अरब डॉलर। समझ रहे, 17,000 अरब डॉलर, इससे भी अधिक रहा था, जो कि अमेरिका का जो जीडीपी होता है ना, लगभग उसके बराबर ही था। तीसरा पॉइंट, आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ बहुत अधिक विकास किया, बिल्कुल अमेरिका के जैसा। तो आर्थिक में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी और सैनिक क्षेत्र में भी, इन तीनों क्षेत्र में जो है यूरोपीय संघ बहुत अधिक विकास किया था, बहुत ज्यादा, बिल्कुल अमेरिका के जैसा सब कुछ ये कर रहा था। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या था? यूरो। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि अमेरिका का मुद्रा डॉलर है, तो उसी तरीके से यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ में कौन सी मुद्रा थी, आपको ऑप्शन में रुपये देगा, यूरो देगा, डॉलर देगा, तो आपको यूरो में टिक लगाना है, ठीक है। देखिए, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो जो है वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिकी मुद्रा से 3 गुनी अधिक हिस्सेदारी लेती थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। तो यूरोपीय संघ का जो मुद्रा था ना, तो वो वर्ल्ड ट्रेड में जो है अमेरिका मुद्रा से, यानी कि जो अमेरिका का मुद्रा था उससे 3 गुना ज्यादा, मतलब कि कोई भी चीज में हिस्सेदारी लेता था तो उससे 3 गुना ज्यादा लेता था। मान लेते हैं अमेरिका अगर यहाँ पर 1% खर्च किया, तो वहां पे यूरोपीय जो संघ था वो 3% खर्च करता था। समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, ब्रिटिश और फ्रांस। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि यूरोपीय संघ का जो 2 सदस्य देश है वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, यानी कि परमानेंट सदस्य है, मतलब कि जिसको वीटो पावर मिला हुआ है। तो आप सबको पता ही होगा ना, टोटल 5 देश को मिला है, जिसमें से एक ब्रिटेन और फ्रांस भी है ना। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। तो यूरोपीय संघ का जो 2 सदस्य देश है, यानी कि यूरोपीय संघ जो बनाया है कई देशों ने मिलकर के, तो उसमें से जो 2 देश है वो दोनों देश के पास वीटो पावर है, यानी कि वो अस्थायी सदस्य है, परमानेंट है। एक है ब्रिटिश और एक है फ्रांस। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब अगला पॉइंट देखिए, सैन्य ताकत की श्रेणी में। अच्छा, ये पॉइंट कहने का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि यूरोपीय संघ कोई कमजोर नहीं है, उसके पास वीटो पावर वाला 2 देश है, समझ रहे हैं, टोटल 2 कंट्री है। तो इसका मतलब हो गया कि यूरोपीय संघ जो है उस तरीके से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब आगे देखिए, सैन्य ताकत की श्रेणी में यूरोपीय संघ की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और सैन्य ताकत के हिसाब से अगर हम लोग देखें
तो यूरोपीय संघ की जो सेना है ना, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इस संघ के 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस के पास लगभग 550 परमाणु हथियार है। तो इसका मतलब हो गया कि सैन्य ताकत से भी वो कम नहीं है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेना है। उसके बाद उसके पास 2 सदस्य देश, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस, उनके पास जो है परमाणु बम भी है। टोटल 550 परमाणु हथियार है ना। जैसे भारत के पास लगभग 55 या 56 है ना। तो वैसे ही इन लोगों के पास यानी कि फ्रांस और इसके ब्रिटेन के पास जो है टोटल 550 परमाणु हथियार। तो इसका मतलब जो है परमाणु से भी ये लोग कमजोर नहीं है। उसके बाद रक्षा बजट के साथ साथ संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान इत्यादि में यूरोपीय संघ विश्व में दूसरा स्थान पर खड़ा है। और रक्षा बजट के साथ साथ अगर हम लोग देखें संचार प्रौद्योगिकी में, अंतरिक्ष विज्ञान में यानी कि जो स्पेस वगैरह में जाता है ना, तो इनमें भी जो है यूरोपीय संघ का पूरे दुनिया में दूसरा नंबर पे स्थान है। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद के कुल अस्थायी सदस्य कौन कौन है? एक अमेरिका है, एक रूस है, एक चीन है, एक फ्रांस है, एक ब्रिटेन है। मैंने आपको कहा तो इन लोगों को जो है वीटो पावर मिला हुआ है, यानी कि निषेधाधिकार। वीटो पावर का मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को? आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वीटो पावर इन 5 देश को मिला हुआ है। एक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इनमें से जो आपका एक फ्रांस है और एक ब्रिटेन है, ये दोनों देश जो है वो किसका सदस्य है? यूरोपीय संघ का सदस्य है। इसीलिए यूरोपीय संघ जो है और ज्यादा महाशक्तिशाली है। तो हम लोगों ने देखा यूरोपीय संघ के गठन के पहले की घटनाएं क्या क्या थी, 3-4 घटना हमने पढ़ा। उसके बाद यूरोपीय संघ की विशेषताएं के बारे में देखा कि इसका क्या क्या विशेषताएं है, कैसी अमेरिका को एकदम अमेरिका के लगभग बराबर है, कहीं कहीं पे 3 गुना ज्यादा अधिक वो मतलब कि अपना खर्च वगैरह करता, तो समझिए, है ना। और यूरोपीय संघ का मुद्रा का नाम क्या था? यूरो था। और इसका 2 सदस्य देश है जो कि अस्थायी में है, वो कौन कौन है? एक ब्रिटेन है यानी कि ब्रिटिश अंग्रेज, और एक है आपका फ्रांस। दोनों चीज को ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य, द मेन पर्पस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यानी कि ये जो यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको पहले देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्लीज बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है ये भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, है ना। देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य आंतरिक सहयोग कर एक देश दूसरे देश के आर्थिक विकास में मदद कर रहा है। यानी कि पहला उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पहला पर्पस क्या है कि जो भी आंतरिक सहयोग होगा, यानी कि अंदर से अंदर वाला मदद, मतलब आंतरिक मदद करके जो है एक दूसरे का, यानी कि सभी देशों का, जो भी देश इसमें शामिल होगा ना यूरोपीय संघ में, तो ये सभी देश आपस में मिलकर क्या करेगा, एक दूसरे का मदद करेगा और सभी का आर्थिक विकास में मदद करेगा, है ना। दूसरा पॉइंट है एक समान मुद्रा का चलन कर एक समान आर्थिक ढांचा जो सभी देशों के लिए मददगार साबित हो, इसी का विस्तार करना। दूसरा उद्देश्य क्या है कि एक समान मुद्रा का चलन करेगा, मतलब यानी कि यूरो है तो यूरो ही जो है हर जगह वो लोग चलाएगा, और ये यूरो को चला करके एक समान आर्थिक ढांचा भी मतलब कि करेगा, यानी कि शुरू करेगा आर्थिक ढांचा को, और सभी देशों के लिए जो कि मददगार साबित हो, इसी का विस्तार करेगा। मैंने कि कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में जो भी यूरोपीय संघ में जितने भी देश है, तो सभी देश जो है यूरो को ही अपनाएगा। यानी कि यूरो जो है जैसे कि रुपया है ना, तो उसी तरीके से वो लोग क्या करेगा, जैसे क्या होता है अमेरिका में डॉलर चल रहा है, तो भारत में ये चल रहा है, मतलब कि रुपया चल रहा है। अब भारत और अमेरिका अगर मिलकर के कोई संघ बना देगा, तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका वाला बोलेगा नहीं तुम डॉलर चलाओ, या फिर वो बोलेगा, हम बोलेंगे नहीं तुम रुपया चलाओ अमेरिका वाले को, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर वही चीज कहा जा रहा है कि यूरोपीय संघ में जितना भी देश है वो सभी देश जो है यूरो को चलाएगा, और ये यूरो को इसलिए चलाएगा क्योंकि सभी का आर्थिक ढांचा सही हो और सभी को मददगार साबित हो, और सबको जो है आर्थिक विकास में सभी का मदद करे, है ना। तीसरा पॉइंट आर्थिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करना, और कोई भी अगर अंदरूनी मामला हो गया देश के अंदर में या कि कई देशों के बीच में, है ना, और कोई भी न्याय से जुड़ी मुद्दा हो गया, तो इन लोगों का जो है इन मतलब कोई भी मुद्दा या फिर कोई भी आंतरिक मामला हो गया, तो इनका कैसे सोल्यूशन निकालेगा, इसका सोल्यूशन एक दूसरे का सहयोग से करेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि लड़ाई वगैरह करेगा, नहीं, आपस में बैठ करके बातचीत करके सलटे लो, है ना। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब आगे देखिए, वीजा मुक्त आवागमन, वीजा फ्री ट्रेवल, यानी कि अगर इस देश में यानी कि यूरोपीय संघ में जितना भी देश शामिल है, तो इन देश में यानी कि मान लेते हैं अगर 20 देश शामिल है, तो 20 देश के पास जो है ना कोई भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये 20 देश आपस में कहीं भी जा सकता है, ये 20 देश में, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस है, तो यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर ब्रिटेन फ्रांस के पास जाएगा तो उसको कोई वीजा कोई पासपोर्ट नहीं लगेगा। उसी तरीके से अगर ब्रिटेन फ्रांस के पास आएगा फिर फ्रांस ब्रिटेन के पास जाएगा, तो इनको भी जो है कोई भी वीजा वगैरह नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वीजा मुक्त आवागमन, यानी कि बिना वीजा का वो लोग एक दूसरे देश के पास जा सकता है। जैसे हम लोग अभी नेपाल के पास जाते हैं, नेपाल भी इंडिया में आता है, तो हम लोग बिना वीजा का आते हैं। तो सेम यूरोपीय संघ का भी यही उद्देश्य था, यानी कि यूरोपीय संघ में जितना भी देश शामिल होता उनका भी यही उद्देश्य था कि कोई भी देश अगर इसमें शामिल होता है तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी देश वीजा वगैरह लेके नहीं जाएगा आपके देश में, हम लोग बिल्कुल फ्री एकदम दोस्ती यारी में सब कुछ खत्म, है ना। अगला पॉइंट देखिए, सामूहिक सुरक्षा नीति का निर्माण कर उस पर टिके रहना, सामूहिक सुरक्षा नीति का निर्माण कर उस पर टिके रहना। नाटो का गठन इसका एक उदाहरण तथा प्रमाण है ना, और सामूहिक सुरक्षा नीति का निर्माण किया और उस पर टिके रहा, ये भी जो है नाटो का गठन इसका एक उदाहरण है, एक प्रमाण है।
तो चीजें आपको समझ में आ गई। यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य आपको समझ में आ गया कि लोगों को क्या क्या विदेश है, आपस में मदद करना, आर्थिक विकास में मदद करना, यूरो रुपया को चलाना, पूरे जितने भी देश इसमें शामिल है। उसके बाद आंतरिक मामला हो, कोई भी न्याय वगैरह हो, मुद्दा हो, उसको आपस में ही सुलझा देना। उसके बाद बिना वीजा का एक दूसरे के देश में सफर करना, है ना। तो ये कुछ कुछ उद्देश्य था, तो चीजें आपको ये भी समझ में आ गई, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि मॉस्ट्रिच संधि। काफी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मॉस्ट्रिच संधि के बारे में और एक जनमत संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय संघ की क्या क्या नाकामियां थी और क्या क्या कमजोरियां थी, इनको देखते हैं। क्योंकि यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ था तो ये चल नहीं पाया। अब क्यों नहीं चल पाया, क्या क्या नाकामी थी, इसी को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग मॉस्ट्रिच संधि के बारे में पढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट भी है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। देखिए मॉस्ट्रिच संधि आपको लास्ट में बताएंगे कि कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। फिर वीडियो के लास्ट में आपको सभी पॉइंट बताएंगे इंपॉर्टेंट जो भी होगा, है ना। देखिए मॉस्ट्रिच संधि जो है वो 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के मध्य हुए समझौते को कहा जाता है। यानी कि मॉस्ट्रिच संधि किसको कहा जाता है, 7 फरवरी 1992 को जो यूरोपीय समुदाय के बीच जो समझौता हुआ है उसी को हम लोग मॉस्ट्रिच संधि कहते हैं। तो पहला चीज आपको याद रखना है कि मॉस्ट्रिच संधि का गठन कब हुआ था, 7 फरवरी 1992 को, है ना। और ये संधि जो है किसके बीच हुआ था, तो यूरोपीय समुदाय के बीच हुआ था। एक समझौता हुआ था, उसी को हम लोग मॉस्ट्रिच संधि के नाम से जानते हैं। 7 फरवरी 1992 को हुआ था। ये समझौता जो है maastricht हॉलैंड में हुआ था। तो ये भी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि मॉस्ट्रिच संधि जो है वो कहां पर हुआ था, तो maastricht हॉलैंड में हुआ था। हॉलैंड एक देश है, तो maastricht हॉलैंड में जो है maastricht संधि हुआ था। इसे आमतौर पर यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है। और इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, यूरोपीय संघ की संधि। संधि मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम और आप एक एग्रीमेंट बना लिए ना, तो उसी को बेसिकली हम लोग दो देशों के बीच जो है ना संधि बनता है ना। तो यूरोपीय संघ की संधि कहा जाता है किसको, maastricht संधि को, है ना। आगे देखिए इस समझौते के तहत सभी यूरोपीय नागरिकों को एक देश से दूसरे देश में जाने पर समान अधिकार प्राप्त होते थे। और ये जो maastricht संधि हुआ था, तो इस समझौते में मुख्य तौर पर क्या उद्देश्य था कि कोई भी नागरिक अगर एक दूसरे देश में जाएगा तो उनको सभी को बराबर अधिकार मिलेगा। जैसे अभी हम लोग भारत में कोई भी राज्य, जैसे अगर हम बिहार में है, यूपी में जाए, दिल्ली, राजस्थान, कहीं पे भी जाए, तो हम लोगों को बराबर का अधिकार है। ऐसा नहीं कि हमको बिहार में विशेष अधिकार है और वहाँ पर अधिकार नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पर फिर अधिकार अलग है, यहाँ पर अधिकार अलग है ना। तो वैसे ही जो है यूरोपीय संघ में जितना भी देश शामिल हुआ था, तो इन देशों का एक उद्देश्य था, यानी कि ये maastricht संधि का एक उद्देश्य था, वो ये था कि कोई भी देश, कोई भी यूरोपीय नागरिक अगर एक देश से दूसरे देश में जाएगा, जो इस संघ में जो देश शामिल होगा उन देश की बात कर रहे हैं। यानी कि जो भी maastricht संधि को एक्सेप्ट किया होगा, स्वीकार किया होगा, तो उनमें जो भी देश शामिल होगा, तो इनमें क्या होगा कि कोई भी देश का नागरिक एक देश से दूसरे देश में जाएगा तो उनको समान अधिकार मिलेगा। चीजें समझ में आ गई, तो maastricht संधि आपको समझ में आ गई होगी। हो सके तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है जनमत संग्रह। देखिए यह एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। यानी कि जनमत संग्रह, जनमत का मतलब होगा क्या, जनमत यानी कि लोगों का जो वोट होता है, जनमत, है ना, लोगों के द्वारा जो वोट होता है। तो ये क्या है, एक प्रत्यक्ष मतदान है, यानी कि प्रत्यक्ष वोट देने का तरीका है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट वगैरह, डायरेक्ट वोट देने का जो है एक ये अधिकार है जनमत संग्रह, है ना। जिसमें क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र विशेष के मतदाताओं के मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है या फिर अस्वीकार किया जाता है। इसे मत संग्रह या फिर सिर्फ जनमत भी कहते हैं। इन्हें हम लोग मत संग्रह भी कहते हैं या फिर सिर्फ जनमत भी कहते हैं। तो तीनों चीज हम लोग कहते हैं, एक जनमत संग्रह, एक मत संग्रह, एक जनमत। तो इनको इस नाम से भी बुलाया जाता है। और इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट वोट दे सकता है, डायरेक्ट वोट दे सकता है। कोई भी प्रस्ताव, कोई भी कानून अगर लागू होता है तो इनको स्वीकार भी कर सकता है या फिर अस्वीकार भी कर सकता है डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि नहीं। अब अच्छा, डायरेक्ट वोट देने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक कानून लागू किया है ना, तो कानून अगर लागू करेंगे तो भारत में जो कोई भी कानून लागू होता है तो पहले वो संसद में जाता है, राष्ट्रपति फिर एक्सेप्ट करता है, फिर सारा एमपी वगैरह जो भी है वो लोग एक्सेप्ट करता है ना, ऐसा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी कानून लागू होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट जनता एक्सेप्ट करेगा या फिर जनता उसको रिजेक्ट कर देगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जनता सीधा वोट करेगा। मान लेते 50,000 जनता है, तो 50,000 में अगर 50,000 से 50% से अधिक अगर वोट कर दिया तो इसका मतलब वो लागू हो जाएगा। 50% से कम वोट किया तो वो लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर डायरेक्ट जनता का सुना जाता है, यहाँ पर कोई भी संसद वगैरह नहीं है। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है यूरोपीय संघ की नाकामियां अर्थात कमजोरियां। एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्लीज वीडियो को जो भी लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो भी इस तरीके से पढ़ पाए, है ना। देखिए यूरोपीय संघ की क्या क्या नाकामियां थी, क्या क्या कमजोरियां थी, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है यूरोपीय संघ के सदस्य देश के
देश कई बार एक दूसरे की विदेश नीति के खिलाफ रहे हैं। यानी कि यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल है तो वो जो है विदेश नीति के खिलाफ रहे हैं। विदेश नीति क्या होता है, जैसे अभी बहुत सारे लोग दुबई में जाकर के है, सऊदी में जाकर के है ना, इंडिया से लगभग 80 लाख लोग जाकर के बाहर है। तो ये जो 80 लाख लोग बाहर है ना, तो वहां पर एक विदेश मंत्री भी है, उसी को विदेश नीति बोला जाता है। विदेश नीति का मतलब हम लोगों का बाहरी देश के साथ जो व्यवहार है, जो नीति है, उसी को विदेश नीति बोलता है। तो ये यूरोपीय संघ में जितना भी देश शामिल था, तो इनमें जो भी देश शामिल था ना, तो उन लोगों का जो विदेश नीति है वो काफी खराब था, बहुत ज्यादा। तो यूरोपीय संघ के सदस्य कई बार एक दूसरे का विदेश नीति के खिलाफ रहा है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इराक पर अमेरिका का आक्रमण हुआ था, इसके खिलाफ में जर्मनी और फ्रांस थे, जबकि दोनों देश यूरोपीय संघ का सदस्य है। चीजें आपको समझ में आ रही है? यानी कि कहने का मतलब है, जब इराक पर अमेरिका हमला किया था, आप सबको पता ही होगा, मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अमेरिका जो है जबरदस्ती का बहाना बनाया कि नहीं, इराक के पास हथियार है इसलिए हम हमला कर दिए, जबकि उसका मेन मकसद क्या था, वहां का तेल पर कब्जा करना, इराक का तेल पर कब्जा करना। तो अमेरिका बिना किसी को कहे इराक पर हमला कर दिया। तो इसी के खिलाफ जो है ना, जर्मनी और फ्रांस, ये दोनों था। इसी के खिलाफ एक जर्मनी भी था और एक फ्रांस भी था, जबकि ये दोनों देश जो है यूरोपीय संघ का ही सदस्य है, समझ रहे हैं? जबकि ये दोनों देश किसका संघ है? यूरोपीय संघ का ही सदस्य है, लेकिन ये दोनों देश जो है अमेरिका के खिलाफ था। भाई क्यों तुम बिना मतलब का मनमर्जी करोगे? तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूरोपीय संघ में विदेश नीति के खिलाफ भी रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। अब दूसरा पॉइंट है, यूरो मुद्रा को लागू करने पर यूरोप के कुछ भागों में दिलचस्पी नहीं दिखी। मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पर एक उद्देश्य क्या था कि जो भी इस संघ में शामिल होगा तो वहां पर यूरो मुद्रा को लागू किया जाएगा। यानी कि मान लेते हैं अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारा देश अगर भारत में मिल जाएगा तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं भाई अब तो आप यहाँ पर मिल गए हैं। जैसे बांग्लादेश में टाका चलता है, भारत में रुपया चलता है, तो हम बांग्लादेश को जबरदस्ती बोलेंगे नहीं तुम भी अब रुपया चलाओ क्योंकि तुम हमारे साथ मिल गए हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो सबको एक्सेप्ट इस चीज को नहीं करेगा। तो वही चीज है कि यूरोपीय संघ में भी कई देश जो है वो यूरो मुद्रा को स्वीकार नहीं किया है ना। तो यूरो मुद्रा को लागू करने पर यूरोप के कुछ भागों में जो है दिलचस्पी नहीं दिखी तथा वह इसे लेकर नाराजगी जाहिर की। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, स्वीडन और डेनमार्क जो है वो मास्ट्रिच संधि के साथ साथ यूरो मुद्रा को भी नकार दिया। यानी कि स्वीडन और डेनमार्क जो देश था वो मास्ट्रिच संधि को भी नहीं एक्सेप्ट किया। यानी कि जो मास्ट्रिच संधि हमने आपको बताया ना, तो वो जो है इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, साथ में जो यूरो मुद्रा था उसको भी नकार दिया। चीजें आपको समझ में आ रही है? अब अगला पॉइंट देखते हैं, आपसी विरोध के कारण यूरोपीय संघ की शक्ति अब सीमित सी रह गई थी। यानी कि ये हमेशा आपस में विरोध करते थे, हमेशा ये करते थे। तो इस तरीके से क्या हो गया भाई, कोई भी देश अगर यूनिटी बना के रखोगे तभी तो चलेगा। अब आप चार भाई मिल के रहेंगे तभी तो और ज्यादा तरीके रहेंगे। अब चारों भाई अगर अलग हो जाएंगे तो इसका मतलब कि आप धीरे धीरे डूबने लगेंगे। कहा भी जाता है कि आपका एक पिताजी है और आप लोग भाई हैं, तो जब तक आप अपने पिताजी के साथ खड़े हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेगा, लेकिन जब आप अपना पिताजी का साथ छोड़ देते हैं तो फिर आप लोग जो है उसी दिन से डूबने लग जाओगे, नीचे गिरने लग जाओगे। तो वही चीज है। तो ये लोग पहले मिलके रहा तो बहुत तरक्की किया, लेकिन जब ये अपना आपसे विरोध करने लगा, एक देश दूसरे देश का खिलाफ करने लगा, विरोध करने लगा, तो इस तरीके से क्या हो गया कि यूरोपीय संघ की जो शक्ति है वो सीमित सी रह गई, वो अब बढ़ी नहीं, है ना। ब्रिटेन ने अपने आप को आधिकारिक रूप से 2016 में जनमत संग्रह लाकर इस संघ से अलग कर लिया। उसके बाद जो ब्रिटेन है वो अपने आप को 2016 में जनमत संग्रह लाकर, यानी कि मैंने कहा ना कि डायरेक्ट वोट दे करके, इसमें क्या नियम था कि कोई भी जनता जो है डायरेक्ट वोट दे सकता है। तो ब्रिटेन क्या किया, डायरेक्ट अपना जनता से, जो भी ब्रिटेन के वासी है उनसे पूछा कि क्या हमको इसमें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो जनमत संग्रह हुआ, वोट हुआ, जब ये लोग वोट दिया तो बोला कि नहीं रहना चाहिए, तो फिर ये जो है ब्रिटेन 2016 में अलग हो गया। तो प्रश्न भी पूछा सकता है कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था, है ना। तो ये कुछ कमजोरियां थी, कुछ नाकामियां थी यूरोपीय संघ की। चीजें आपको समझ में आ रही है? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आसियान के बारे में। आसियान जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको, ये जो है आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे आसियान के बारे में। आसियान से शुरू करेंगे और पूरे चैप्टर को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही मजेदार है। तो जो जो टॉपिक बोले थे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट था, है ना। इसको देख लेते हैं और प्लीज आप लोग जो भी नोट करते हैं नोट कर लीजिएगा। जैसे यूरोपीय संघ के बारे में देखे थे, पूर्व घटित घटनाएं, इसमें मार्शल योजना हो गया, नेटो हो गया, ये सभी घटना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यूरोपीय संघ का क्या क्या विशेषता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य, ये भी इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद मास्ट्रिच संधि, ये तो काफी इंपॉर्टेंट था। जनमत संग्रह क्या होता है मैंने आपको बताया, डायरेक्ट जनता वोट देती है। उसके बाद यूरोपीय संघ की क्या क्या नाकामियां कमजोरियां थी। तो लगभग ये सभी टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें हम लोग आसियान के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।